सभी को नमस्कार। मैं शैलेंद्र चौधरी न्यू ग्लोबल कोचिंग में फैकल्टी के रूप में आप सभी विद्यार्थियों के हित में देखते हुए भरतपुर के इतिहास में पहली बार जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं राजस्थान के अंतर्गत होती है उन सभी को दृष्टिकोण रखते हुए आज जो हम क्लास लेकर आए हैं कि आने वाले एग्जाम राजस्थान में कौन कौन से होंगे, उन सारे एग्जामों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के इतिहास के हर टॉपिक से एग्जामिनर कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन बना सकता है। जितने भी राजस्थान में एग्जाम हो चुके हैं विगत वर्षों में, उन सारे के सारे एग्जामों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले एग्जाम जैसे हाई कोर्ट एलडीसी, अधीनस्थ बोर्ड के अंदर जो 14,000 वैकेंसी एलडीसी के अंतर्गत अभी आना बाकी है, इसके अलावा राजस्थान में ईओ और आरओ की वैकेंसी, रीट शिक्षक भर्ती के सारे एग्जामों को देखते हुए न्यू ग्लोबल कोचिंग संस्थान के द्वारा आज से प्रतिदिन इतिहास की क्लास चलेगी, जिसमें आने वाले या जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत न्यू ग्लोबल कोचिंग के द्वारा। मैं शैलेंद्र चौधरी एक बार सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको दिख ही रहा होगा। आज का जो नया टॉपिक है, एग्जाम में हर एग्जाम कोई सा भी उठा लेना आप राजस्थान के अंदर, चाहे आपके आरएस, एसआई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितने भी एग्जाम हो उसमें से टॉपिक आपको दिख ही रहा है, राजस्थान का एकीकरण। मैं कहूँ एग्जाम में एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो उसके दिमाग में पहला यही क्वेश्चन आता होगा कि जितना हो सके मैं एकीकरण से जरूर क्वेश्चन बनाऊंगा। और जितने भी एग्जाम होते हैं आज तक उठा के देख लेना आप, चाहे रीट का उठा लेना, चाहे एसआई का या आरएस का, हर एग्जाम में राजस्थान के एकीकरण से क्वेश्चन आना तय है। तो आज का पहला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण, लेकिन हम स्टार्टिंग से थोड़ा समझाएंगे। हमारे भारत देश में अंग्रेज आए और जैसे ही अंग्रेज आए तो बेचारे हम कह सकते हैं व्यापार करने के लिए आए थे, मसाला बेचने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने भारत में ऐसा मसाला बेचा, ऐसा मसाला बेचा कि आज भारत के लोग ही मसाला बेच रहे हैं। अंग्रेज लोग आए और पूरे भारत को दो भागों में बांट दिया था। मैं कहूं पूरे भारत को अंग्रेजों ने कितने भागों में बांट दिया था? दो भागों में बांट दिया। अब आप कहोगे गुरुजी दो भाग कौन से? अंग्रेज लोगों ने पूरे भारत को दो भागों में बांट दिया। एक तो वह भारत हुआ करता था जिस पर पूरी तरीके से अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था, यानी एक वह भारत हुआ करता था जिस पर पूरी तरीके से किसका अधिकार हुआ करता था? अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था। और जिस पर अंग्रेजों के ही कानून नियम सारे के सारे अंग्रेजों को चलते थे मित्रों, उस भारत को कहते थे ब्रिटिश भारत। उस भारत को क्या कहते थे? ब्रिटिश भारत, यानी क्षेत्र भारत का है, लेकिन दादागिरी कानून वगैरह किसके चलेंगे? अंग्रेजों के। तो वो क्षेत्र आपका क्या कहलाता था? ब्रिटिश भारत। एक वह भारत हुआ करता था जहां पर अंग्रेजों ने फ्रेंडशिप कर रखी थी, दोस्ती कर रखी थी। अंग्रेजों ने क्या कर रखी थी? दोस्ती कर रखी थी। हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने यहां पर संधि कर रखी थी। और जिस भारत के साथ अंग्रेजों ने संधि कर रखी थी वह मित्रों भारत था, देशी भारत। वह भारत कौन सा था? देशी भारत था। आपसे कोई पूछे ब्रिटिश भारत और देशी भारत क्या है तो आप बताना। जहां पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार हुआ करता था वो ब्रिटिश भारत कहलाता था। एक वह भारत जहां पर अंग्रेजों के साथ संधियां हुआ करती थी वह भारत कौन सा कहलाता था? देशी भारत। अब थोड़ा सुनना। अब मैं आपसे पूछूं कि हमारा राजस्थान कौन से भारत में आता है? अगर मैं पूछूं अंग्रेज लोग भारत में आकर गए तो हमारा राजस्थान किसके अंतर्गत आएगा?
तो याद रखना हमारा राजस्थान आएगा देसी भारत के अंदर। कहने का मतलब अंग्रेजों ने यहां पर संधि कर रखी थी। अंग्रेजों ने क्या कर रखी थी? संधियां कर रखी थी, इसलिए राजस्थान हमेशा देसी भारत के अंदर आता था। लेकिन अंग्रेज लोगों को लगा कि ये क्या टंटा चल रहा है कि ये देसी भारत, हमारी तो भाषा इंग्लिश है और हम इंग्लिश के अलावा कुछ भाषा ही नहीं आती है हमें, तो इसलिए सर हम इस भारत को देसी भारत नहीं बोलेंगे। अंग्रेजों ने कहा इस देसी भारत को हम देसी भारत नहीं बोलेंगे, और अंग्रेज राजस्थान के देसी भारत मतलब देसी भारत को बोलने के लिए 4 शब्द लेकर आए थे। और 4 शब्द आप जानते होंगे, ए बी सी और डी। थोड़ा ए को भूल जाना और डी को भूल जाना। अंग्रेजों ने कहा कि हमसे जिन्होंने संधि कर रखी है उन संधियों को या देसी भारत को हम 20 श्रेणी कहेंगे। हम देसी भारत को क्या कहेंगे? 20 श्रेणी कहेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि अंग्रेजों ने 20 श्रेणी को क्या मान रखा था, तो आप बताओगे देसी भारत मान रखा था। जबकि देसी भारत के अंदर ही अंग्रेजों का पूरी तरीके से अधिकार हुआ करता था। कहने का मतलब वो क्षेत्र देसी भारत का हुआ करता था, लेकिन अधिकार किसका हुआ करता था? अंग्रेजों का। और उस क्षेत्र को कहते थे केंद्र शासित प्रदेश। उस क्षेत्र को क्या कहते थे? केंद्र शासित प्रदेश। और राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था, वो आप पढ़ते होंगे अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था। अंग्रेज लोगों को लगा कि यार जब हम देसी भारत बोलते हैं तो ये रियासतें आ जाती हैं, लेकिन इन्हें देसी भारत में तो हमारा भी तो क्षेत्र है जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, इसलिए कुछ इसके लिए तो अलग ही शब्द काम में लेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि देसी भारत के अंदर 20 श्रेणी कहेंगे, लेकिन देसी भारत के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनको हम सी श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? सी श्रेणी कहेंगे। इसके अलावा आप पढ़ते होंगे ब्रिटिश भारत का जो मुखिया हुआ करता था उसको कहते थे गवर्नर जनरल। क्या कहते थे? गवर्नर जनरल। जबकि देसी भारत का मुखिया जो हुआ करता था वो हुआ करता था वायसराय। क्या हुआ करता था? वायसराय। लेकिन कहीं किताबें, कहीं नोट्स वगैरह करते हैं कि 1858 में एक एक्ट आया और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। अगर मैं कहूं ये बात अंग्रेजों को पता लग गई कि गवर्नर जनरल को ही ये वायसराय कहा करते थे, तो फिर आप समझना क्या होगा। गवर्नर जनरल अलग हुआ करता था जबकि वायसराय अलग हुआ करता था। आप पढ़ते हो 1909 के अधिनियम के तहत मार्ले मिंटो जो आप कहते हो, मिंटो वायसराय हुआ करते थे जबकि मार्ले भारत सचिव हुआ करते थे। मैं कहूं आप गलत हो। मिंटो थे वो गवर्नर जनरल थे और मार्ले, जॉन मार्ले वो भारत सचिव थे, वायसराय नहीं थे, गवर्नर जनरल थे। तो याद रखना आज जो हम प्रश्नोत्तरी में पहला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं वो है राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता था। आपसे कोई पूछ रहा है, क्वेश्चन है आपका, ये बीएसटीसी में आया हुआ है कि राजस्थान एकीकरण के समय कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता। थोड़ा समझना मैंने क्यों रूपरेखा बताई। आपको पता होना चाहिए कि देसी भारत के अंदर राजस्थान आता था और देसी भारत को तो हम 20 श्रेणी कहते थे। क्या कहते थे? तो 20 श्रेणी। और ये क्वेश्चन क्या करा, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता। अब ऑप्शन भी देखना आप, ऑप्शन में ए के स्थान पर बी डाल दिया है। अब हमें देखना है कि 20 श्रेणी के अंतर्गत आता था, तो आपको क्या करना है? राइट आंसर बी करना है। क्या करना है? बी करना है। अगर वही आपसे पूछे
कि केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा किसके अंतर्गत आता था। तो अजमेर मेरवाड़ा की बात कर रहा है, तो मैंने कहा था अजमेर मेरवाड़ा किसके अंतर्गत आएगा, सी श्रेणी के अंतर्गत। अगर यहां से ही दूसरा क्वेश्चन बन जाए कि राजस्थान एकीकरण के समय केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी के अंतर्गत आता था, सी श्रेणी का, तो मैं लिख दूं अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का हुआ करता था, जबकि केंद्र शासित प्रदेश मेरवाड़ा सी का और राजस्थान बी का था। लेकिन आपको पता है राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतें कितनी हुआ करती थी, तो याद रखना राजस्थान के एकीकरण हो रहा उस समय मित्रों 19 तो रियासत थी, 3 क्या थे, ठिकाने हुआ करते थे, और आपको पता है एक क्या हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। एक क्या हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश। अब आपको पता है ठिकाने और रियासत तो बी श्रेणी में आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था, ये कौन सी श्रेणी में आएगा, सी श्रेणी में आएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो याद रखना ऑप्शन ए, लेकिन श्रेणी बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना नहीं था। लेकिन मैंने बताया ठिकाने 3 थे, और आपको पता है ठिकाने 3 कौन कौन से थे, तो आपको बताना है कि 5 पांडवों में एक पांडव हुआ करते थे जिनका नाम था नकुल। 5 पांडवों में एक पांडव हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, नकुल। और न बोले तो नीमराणा, नकुल में न बोले तो क्या हो जाएगा, नीमराणा, जो कि कहां पर पड़ता था, अलवर में पड़ता था। कहां था, अलवर में था। इसके अलावा कु मतलब हो जाएगा कुशलगढ़, कु माने क्या हो जाएगा, कुशलगढ़, और कुशलगढ़ तो बांसवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में। इसके अलावा ला माने हो जाएगा लावा, और लावा तो टोंक में पड़ता है। कहां पड़ता है, लावा टोंक में। अक्सर कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। देखो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तब लावा जयपुर में आता था, लेकिन वर्तमान में वो टोंक में चला गया है। तो वर्तमान में पूछे तब टोंक, एकीकरण के समय पूछे तो जयपुर। तो अब इसमें पढ़ लेना